नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारत के राजनीतिक दलों की झूठ की राजनीति, फरेब की महाजाल के जंजाल से अपने लोगों को कैसे बचाएं, इसके लिए मुक्ति मार्ग कहां से लाएं। मित्रों, मैं बात यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब राजनीतिक दल के लोगों पर कोई बात आती है तो वो एक्सेप्शनल हो जाती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार सम्मन जारी हुआ ईडी का। वो नहीं जा रहा है, वो कह रहा है कि यह राजनीति से प्रेरित है। लेकिन यही केजरीवाल जब राजनीति की शुरुआत कर रहा था आंदोलन के टाइम में, तो वो कह रहा था कि मैंने कहा है, आप पे इल्जाम लगाए तो आप बड़ा बेशरम आदमी है, पहले त्याग पत्र दीजिए तब तो जांच होगा। मतलब जब उसका खुद का जमाना था तो वो कह रहा था कि पहले इल्जाम लगने पर आप त्याग पत्र दीजिए तब तो जांच होगा, और जब ये मामला इसके खुद पर आया है तो वो राजनीति से प्रेरित हो गया है। वो वही मामला है जिसमें इसके दो लोग अभी तक जमानत पाने भर की सबूत सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं दे पा रहे हैं। तीसरा यह आदमी है जो अलग अलग बहाने बना रहा है और अलग अलग तरीके अपना रहा है। कब तक बचेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मुद्दा है झूठ की राजनीति में फरेब का काम। एक मुद्दा आज और आया, अडानी मुद्दे पर जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट था, जिस पर पिछला वाला सत्र धुल गया था। विपक्ष हंगामा कर रहा था कि मोदी के खास अडानी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार की मशीनरी लगी हुई है। मोदी आए और इस पर अपना वक्तव्य दें। मतलब भारत का हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी एक बनिया के बयान पर, उसके ऊपर हुए जांच पर आकर के रिपोर्ट दे, इतनी नीची स्तर ला दिया था देश के विपक्ष ने। पूरा भारत सरकार के करदाताओं के पैसे से चलने वाला सदन का अरबों रुपया बर्बाद हो गया, फूंक गया। लेकिन विपक्ष एक नहीं सुनी, बोला कि मोदी आए और आकर के बोले नहीं तो हम संसद नहीं चलने देंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च फैसला आया। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बायस थी और इस पर हम अपने जांच एजेंसियों को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि मेरा फर्ज मेरे जांच एजेंसियों को भरोसा करना है। एक विदेश की एक संस्था पर, वो भी कोई हिंडनबर्ग संयुक्त राष्ट्र की कोई ऑथराइज संस्था नहीं है, ना ही कोई मानव संसाधन का या मानव कल्याण का कुछ है। एक सिंपल, जैसे यहाँ भारत के एनजीओ जो है उस तरह का एक हिंडनबर्ग है, और उसने एक मतलब अपनी फाइंडिंग दिया जिस पर अपने देश में बवाल मच गया। अब मेरा जो आज का प्रश्न है कि झूठ की राजनीति अब और फरेब का महाजाल राजनीतिक दलों का, उसका एक उदाहरण साथ में देता हूं, याद रखा जाए। भारत के विपक्ष में अभी सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 के इसी, मतलब जो दिसंबर महीना बीता उसमें उसका स्थापना हुआ था। 1885 की पार्टी 2023 में विपक्ष में है। इसके जो अभी सर्वमान्य नेता हैं राहुल गांधी, इन्होंने हर उस मंच का इस्तेमाल किया जिसमें अडानी को मोदी का करीबी और मोदी को अडानी का करीबी बताने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। संजय सिंह जेल गया शराब घोटाले में, लेकिन प्रेस की बात करते हुए बोला कि अडानी के विरुद्ध प्रश्न पूछ रहा हूं, इसीलिए मुझे जेल में डाला जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं से अडानी से लिंक करने के चक्कर में वो लोग रहे, मतलब जैसे अडानी बेईमान है, चोर है। अब मुझे लगा कि भाई हमारे भारत के इतने पुराने राजनीतिक दल, पढ़ा लिखा यार है, सबसे इस तरह की बात कह रहा है तो जरूर कुछ होगा। लेकिन द सेम टाइम जब मैं देखा कि भाई जिस अडानी को कांग्रेस पार्टी चोर कह रही है, मोदी का खासम खास कह रही है, कांग्रेस के शासन में राजस्थान के सरकार ने उसको रेड कारपेट वेलकम दिया था कि जो चोरी घुसोटली आप कर रहे हैं वो राजस्थान में भी कीजिए। आइए, अगर अडानी चोर है तो मैं चोर नहीं करूं, मैं तो उसको व्यवसायी कह रहा हूं, मैं उसको बिजनेसमैन कह रहा हूं। मेरे लिए ना वो चोर है ना साधु है, एक बनिया है, दुकानदारी करने वाला आदमी है, मुनाफेखोर आदमी है जिसको मुनाफे का काम करना है। क्योंकि कोई भी बिजनेस वाला मुनाफा के अलावा और कोई काम नहीं करता, उसका मेन उद्देश्य मुनाफा है। उसी मुनाफे में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, बढ़ जाए, कुछ सुधार हो जाए, कुछ लोगों को नौकरी मिल जाए, वो उनका भाग है।
उसका उद्देश्य बिजनेस करना है, जो अडानी करता है। तो जब अडानी चोर था तो फिर राजस्थान की सरकार चोरों को क्यों बुला रही थी भाई? चलिए, पिछला बार आपकी गलती हो जाए, अशोक गहलोत आपकी बात नहीं मान रहे थे, अशोक गहलोत ने आपको ठेंगा दिखा दिया। रमन सिंह छत्तीसगढ़ वाले, उन्होंने भी बुलाया था, तो क्या रमन सिंह ने भी ठेंगा दिखा दिया? माना कि दोनों लोगों ने आपको ठेंगा दिखा दिया, आपको कुछ नहीं समझा। लेकिन अभी जो तमिलनाडु में सरकार बनी है, तेलंगाना में जो सरकार बनी है आपकी, उसमें तो आपका पप्पू बना हुआ है मुख्यमंत्री, उसकी तो हैसियत नहीं आपके सामने ओपिनियन में खड़ा होने की। आज ही वो अडानी के कंपनी के प्रतिनिधिमंडलों को रेड कारपेट वेलकम किया और बोला है कि आप हमारे राज्य में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। कितने मजे की बात है कि जिस अडानी के मुद्दे पर पिछले साल का पूरा संसद सत्र धुल गया, राहुल गांधी जिसको चोर 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 और मोदी का मित्र 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 बताने में थकते नहीं है, उसी अडानी को कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार और अब कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार उसको रेड कारपेट वेलकम कर रही है। और बहुत सारे विपक्ष के सरकारों के यहाँ उनका बिजनेस है और अनवरत जारी है। मतलब मैं बिजनेस करूं तो ठीक है, मोदी अगर बिजनेस करे तो अडानी चोर है। यह है झूठ की राजनीति, फरेब का महाजाल। अब अडानी के चिल्लाने से क्या क्या हुआ, हमको नुकसान हो जाने दीजिए। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के पहले अडानी दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन में ऊंचा स्थान बना चुके थे, लेकिन जैसे रिपोर्ट आया उनकी सारी शेयर वैल्यू गिरी और आधी कमाई हो गई। नुकसान किसका हुआ? भारत के जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में, उनका शेयर वैल्यू आधा हो गया। मतलब जो छोटे छोटे निवेशक थे जो 500,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख रुपए अपने बेटी की शादी के लिए, बेटे का पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए, पढ़ोती का पेंशन करने के लिए छोटे छोटे इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे के सारे डूब गए। नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का। फायदा किसका हुआ? राहुल गांधी के राजनीति का, कि 3, 4, 5 जगह टीवी पर आ गए, रोज रोज कुछ ना कुछ बयान देने के लिए स्पेस मिल गया। आते हैं ईडी के मामले पर। ये तो आज झूठ की राजनीति, फरेब की महाजाल पर। मित्रों, आज एक और खबर दिन भर छाया रहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई है। उसमें यह पास कराया गया कि क्या मेरे बाद अगर मुझे जेल हो जाता है किसी कारण से, तो जिस तरह से राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्या मैं बनाऊं? या वो ये कहना चाह रहे हो कि सुनो, तुम लोग तो टुच्चे आदमी हो, तुम्हें तो कुछ है नहीं, ये मैं नहीं करूं। ये शायद शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन कह रहे होंगे, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं ना, इनका कोई राजनीति से वास्ता वास्ता नहीं होता, इनका अगर नियम कानून नहीं होता। ये पार्टी नेता की जेबी पार्टी होती है। उदाहरण के रूप में पहले मैं झारखंड से शुरू करना, बाकी और 2-4 उदाहरण दूंगा। वीडियो जेबी पर नहीं है, इसलिए मैं उस पर बहुत डीप नहीं जाऊंगा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा होगा कि भाई देखो, बार बार नोटिस का अवहेलना नहीं कर सकते। हो सकता है ईडी मुझको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। और आज दिन भर ईडी की छापेमारी हुई है। शिबू सोरेन के नजदीकी लोगों के, मीडिया सलाहकार, प्रेस सलाहकार और उनके सीधे संपर्क वाले लोगों के यहाँ से बहुत सारे आपत्तिजनक दस्तावेज जिसमें गिरफ्तारी का आधार बनता है जैसा बरामद हुआ है। हो सकता है मुझको गिरफ्तार करवा लिया जाए तो मैं अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इसको तुमको स्वीकार करना होगा। और उनको विधानसभा में भेजने के लिए उनका एक नजदीकी मित्र, उनका बहुत नजदीकी विधायक ने इस्तीफा दे दिया। बड़ा सुरक्षित सीट है, मुस्लिम बहुल और आदिवासी बहुल सीट है। वहां से हेमंत सोरेन की पत्नी आसानी से चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने रह सकती है। वो एक स्लॉट तैयार कर लिया गया। लेकिन शाम आते आते ईडी की तरफ से कुछ नरमी जैसा लगा होगा उनको, या लगा होगा कि कुछ दिन और मौका दे देते हैं, क्योंकि सारे मोदी विरोधियों ने कहा है कि भाई आज हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है, केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, राहुल जी को परेशान किया जा रहा है वगैरह। वो परेशानी पर भी 2-3 बातें कहूंगा, पहले हेमंत सोरेन कर ले। तो शायद हेमंत सोरेन का लगा होगा कि भाई सब आए तो थोड़ी नाटक ड्रामेबाजी हो जाओ, हमको घसीट करके गिरफ्तार करे, कुछ हमको माइलेज फुटेज मिले, मोदी के विरुद्ध और कुछ नहीं मिल रहा है तो इसी को आधार बना करके मैदान में जाएंगे और अपना रोना रोएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी ने अधिकृत किया है कि भाई आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, बाकी क्या होगा वो देखा जाएगा।
आज इस चर्चा के अलावा अरविंद केजरीवाल का भी चर्चा था कि ईडी ने बोला है, तो उनका क्या होगा। अरविंद केजरीवाल के जितने प्रवक्ता हैं जो चैनल पर बोलते हैं, मैं भी 2-3 चैनल पर पता अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ताओं से मेरा भी सामना हुआ, वो एक ही बात कहते हैं कि मोदी को अगर किसी से डर है तो वह है केजरीवाल से, क्योंकि मोदी को केजरीवाल ही हरा सकता है। वैसे तो आज एक मध्य प्रदेश के डीएम ने कहा है ट्रांसपोर्ट के ट्रक ड्राइवर को कि तेरी हैसियत क्या है। उसका उद्देश्य बेशक गलत हो, कहने का तरीका गलत हो और मीडिया में आ जाने के बाद उसके विरुद्ध एक्शन ले गई हो, लेकिन ना तो अरविंद केजरीवाल ट्रक ड्राइवर है और ना ही मेरी हैसियत डीएम जैसी है कि मेरे पर कोई केस बनेगा। मैं बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल आपकी हैसियत क्या है आपको पता ही है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल की हैसियत क्या है। पिछले चुनाव में उन्होंने देश भर में एड़ी चोटी का दम लगाया था। वो जो शराब घोटाला का पैसा था वो सारा गोवा चुनाव में लगा था, वो मनी ट्रेल वो सब साबित हो चुका है। पूरे देश भर में जो उनको मत प्रतिशत मिले थे वो नोटा से बहुत बाद फिरा, मतलब नीचे से पहले नंबर पाए थे। मतलब उनके बाद मतलब कई निर्दलीय जिनको कोई नहीं जानता उसको भी जो वोट मिला था वो इनके पार्टी के उम्मीदवारों से ज्यादा मिला था। बल्कि हर बूथ पर जहां इनका उम्मीदवार खड़ा था वहां इनके उम्मीदवार से नोटा 1 नंबर में था, इनसे ज्यादा था। ये इनकी हैसियत है और मोदी इनसे डर रहा है। मतलब कहने के लिए आप लोग हंसिएगा नहीं और नहीं बुरा मानिएगा, और बुरा भी मानिएगा तो मानिएगा, क्योंकि जब आप अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसे सुन करके रिएक्ट नहीं करें तो मेरे लिए कैसे करेंगे। स्थिति वही है कि मैं कहूं कि देखिए 5-10 लोग फेसबुक पर और 10-20 लोग यूट्यूब पर मेरे को देखते हैं। इतनी भारी लोकप्रियता से मोदी अगर किसी से डरता है तो राकेश परमार से डरता है, क्योंकि परमार ही मोदी को उखाड़ फेंक सकता है। हंसिए ही नहीं, हंसिए भाई, क्योंकि साल का पहला मतलब अंग्रेजी वर्ष का पहला हफ्ता है, हंसने में गुजारिए। हमारे इस बयान पर भी हंसिए, केजरीवाल पर भी हंसिए। मित्रों, अगर आप पूरा हंस लिए होंगे तो सीरियस हो जाइए। आज की तारीख में राजनीतिक दल के लोग आम जन को बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं अडानी को मोदी का मित्र बताऊंगा और मतदाता हमको वोट दे देगा। वो यही नहीं पूछेगा कि अगर अडानी इतना बेईमान उद्योगपति है तो आप अपने शासित राज्यों में उसको क्यों वार्म वेलकम कर रहे हैं, रेड कार्पेट दे रहे हैं। चूंकि वो लोग ये भूल गए हैं कि आज के तारीख में आटा बेशक किसी के घर में हो ना हो, इसकी गारंटी में नहीं ले सकता, लेकिन डाटा हर मोबाइल में है, यह मैं गारंटी ले रहा हूं। इसलिए कि मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है, नेटवर्क के इशू के लिए मैं वो फोन रखा हूं। जब उसको भी रिचार्ज कराता हूं तो मैसेज आता है कि योर मोबाइल हैज बीन रिचार्ज बाई 500 रुपीज एंड 1.5 GB डाटा रोज यूज्ड, 100 SMS कैन बी यूज्ड। मतलब 100 SMS रोज और 1.5 GB डाटा रोज, जिसमें जो फोन ही छोटा वाला फोन है उसमें नेट नहीं चलता, लेकिन नेट उसमें भी आ रहा है। तो डाटा उपलब्ध है, और डाटा उपलब्ध है तो हर आदमी सरकार का चाटुकार और विपक्ष का ही चाटुकार नहीं है। कुछ हमारे इससे निर्दल मतलब इंडिपेंडेंट लोग भी हैं जो अपना स्वतंत्र व्यू रखते हैं। तो न्यूट्रल व्यू वाले के भी लोग वीडियो देखते हैं, नहीं हमारे भी तो कई लोग देखते हैं। तो आता है उसमें कि भाई जिस अडानी को राहुल गांधी चोर बोल रहे हैं, कांग्रेस शासित प्रदेशों में उसको रेड कॉर्पोरेट वेलकम दिया जा रहा है। ललायत है वो सरकारें कि अडानी हमारे यहाँ बिजनेस करें। ताजा उदाहरण आज का ही है, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ और गौतम अडानी के बेटा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बुलावे पर गया और उनसे उन्होंने सादर अनुरोध किया कि कृपया हमारे यहां इन्वेस्ट कीजिए, हम ललायत हैं। 2 बातें कहूंगा अंत में। मित्रों, क्या कानून बने, क्या उपाय हो जिससे झूठ की राजनीति से निजात मिल सके। मतलब राजनीतिक दल के लोग जो शरेआम माइक पर बोलते हैं कि यह घोटाला इन्होंने किया है और दूसरा वाला कार्य कि मैंने नहीं किया है, मतलब एक आदमी तो झूठ बोल रहा है ना, जिसने कहा है कि घोटाला किया है, या तो वो झूठ बोल रहा है, या जिसने कहा कि घोटाला नहीं किया वो झूठ बोल रहा है। इन दोनों ही परिस्थितियों में आम जन कैसे निजात पाए, यह कानून जरूर बनना चाहिए।
अगर आप झूठ की राजनीति को नहीं रोकेंगे सख्ती से, तो यह हम जैसे लोगों को दिग्भ्रमित करेगा। मैं समझ नहीं पाऊंगा कि सही क्या है, क्योंकि सच्चाई तो कोई एक ही है। सच्चाई एक होगी, या तो अडानी मोदी का मित्र होगा या नहीं होगा। अगर वो मोदी का मित्र है तो गलत बात है, क्योंकि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसी एक बनिया का मित्र है, और उसके मित्रता को निभाने के लिए भारत के आम जन के हितों को नजरअंदाज कर रहा है, तो अब इससे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं है। या ये हो सकता है कि अडानी बिजनेसमैन है, और जिस तरह से मैं मोदी से मिल सकता हूं, मोदी अडानी से भी मिल सकते हैं। भारत का नागरिक है, और भारत के किसी भी नागरिक को अपने प्रधानमंत्री से मिलने का अधिकार है। चूंकि मुझे प्रिविलेज नहीं है मिलने का, क्योंकि मैं एक साधारण आदमी हूं, अडानी इस देश का एक माना जाना उद्योगपति है, और उसको प्रिविलेज है, वो मिलता है। जिस तरह से टाटा मिलते हैं, बिरला मिलते हैं, अडानी मिलते हैं, अंबानी मिलते हैं, उस तरह से वो भी मिलते हैं। और भारत का उद्योगपति अगर भारत के प्रधानमंत्री का जानकार है, वेल विशर है, उसका मित्र है, तो इसमें बुराई क्या है? अनटिल अनलेस की अडानी मोदी के मित्रता और नजदीकी का नाजायज फायदा ना उठाए। लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि 2014 के बाद अडानी ने अपने किसी प्रोडक्ट को अनाप शनाप दाम बढ़ा दिया हो। चूंकि मेरी उनसे मित्रता, इसलिए मेरा प्रोडक्ट 500 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इन सब झूठ पर कैसे रोक लगे, या एक मुद्दा। और दूसरी मुद्दा है कि भाई, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को पार्टी इंस्टीट्यूशन बताने के चक्कर में आप अगर उस इंस्टीट्यूशन का अवहेलना कर रहे हैं, तो आपको मोरल अथॉरिटी कहां है उस संवैधानिक सीट पर एक सेकंड भी बैठे रहने के लिए। मैं बात नरेंद्र मोदी के विरोधी उन सभी राजनीतिक दलों को कर रहा हूं जो संवैधानिक सीट पर बैठे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल है, हेमंत सोरेन है, या और लोग हैं, या लालू जी का बेटा है, जिनको रोज रोज अलग अलग जांच एजेंसियों का नोटिस आ रहा है, और वो उसको कूड़े के ढेर में फेंक दे रहा है कि ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमको मोरली डाउन करने के लिए और मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इन सब पर कैसे रोक लगे, यह विचार का विषय है। और आज का मेरा मुद्दा यही है कि कैसे हम झूठ की रानी, फरेब की महाजाल के जंजाल से बचे, जो हमारे राजनीतिक दल आकंठ उसमें डूबे हुए हैं और हमारे साथ खेल रहे हैं। इस विषय पर अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे मार्गदर्शन करिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा मुद्दा सही हो, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे तो पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने सभी समूह में साझा करें। साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त होता है, और समस्या समाधान को प्राप्त हो गया तो वो समाप्त होता है। देश में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसी उद्देश्य से यह चैनल बनाई गई है और इस पर कार्यक्रम प्रसारित होता है। देश में कोई समस्या ना रहे, उस दिन मेरे चैनल का अंतिम दिन होगा, जिस दिन कोई समस्या नहीं होगा। तब तक रोज एक नई समस्याओं के साथ और उसके सुझाव की अपेक्षा से आपके सामने आता रहूंगा, और आपको जय श्री राम कहता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।